हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम यहाँ पे हैं हमारी पूरी टीम के साथ, इन दिस पिक्चर वेयर यू कैन सी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की पूरी टीम जो आपके लिए पूरा कंटेंट रेडी कर चुकी है। आपको सिर्फ पढ़ना है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। सो बिकॉज टुगेदर वी आर गोइंग टू विन, वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। हम होंगे कामयाब, राइट? नाउ ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8 की इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर का 9th यूनिट का पोम। द नेम ऑफ द पोम इज माई नेटिव लैंड। माई नेटिव लैंड हैज़ बिन रिटन बाय सर वॉल्टर स्कॉट। माई नेटिव लैंड मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। विच इज़ माई नेटिव लैंड? इंडिया। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। जब हम हमारी पेट्रियाटिज्म की स्टोरीज सुनते हैं, जब हम भगत सिंह के बारे में सुनते हैं, महात्मा गांधी के बारे में सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी एक जोश आ जाता है। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे विद सो मच ऑफ zeal. Why? Because we are really happy. This year we are going to celebrate like the 75th Republic Day. So 75th is like a big achievement. Why? Because it has been 75 years since we are blessed to be independent. अब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं आई डोंट केयर, हाँ इट्स ओके, जो होगा होगा। कुछ लोग इंडिया में रहते हैं लेकिन उसके बाद भी दे कीप सेइंग थिंग्स लाइक अरे यार यहाँ की सड़कें, अरे यहाँ का पोल्यूशन, अरे यहाँ का। सो यहाँ पे पोएट ने बात करी है उन लोगों के बारे में जिन्होंने पैसे शायद बहुत कमा लिए, जो फॉरेन लैंड्स घूम के आए हैं, लेकिन जिनके अंदर पेट्रियोटिज्म नहीं है। तो वो अपना कंटेम्प्ट शो कर रहे हैं, अपनी हेट्रेड शो कर रहे हैं ऐसे लोगों को। वो ऐसे लोगों को एक तरीके से बता रहे हैं दैट ही डजंट रिस्पेक्ट सच पीपल जिनके अंदर पेट्रियोटिज्म नहीं है, जो अपने देश के लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। यू अर्न अ लॉट, आप जो है बहुत अच्छी पढ़ाई करो, बट देन यू गो टू अ फॉरेन कंट्री। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू वर्क फॉर देम रादर देन वर्किंग फॉर योर ओन कंट्री। व्हाट इज द पॉइंट? सो ये जो एक पोम है, दिस इज फुल ऑफ कंटेम्प्ट, जहाँ पे पोएट जो हैं वो एक तरीके से अपनी हेट शो कर रहे हैं, कंटेम्प्ट शो कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ होते हुए भी वो लोग दे आर नॉन पेट्रियोटिक, उनके अंदर पेट्रियोटिज्म नहीं है। ऐसे लोग कभी भी, ऐसे लोगों के लिए जो है आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं शो करोगे। ऐसे लोग आएंगे और चले जाएंगे, बट नो, द वर्ल्ड विल नेवर रिमेंबर देम. So this is what we are going to read in this poem. So first we are going to read about our poet. So Sir Walter Scott was a Scottish historical novelist, poet, playwright and historian. तो ये एक historical novelist थे जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, पोएट भी थे, प्लेराइट भी थे, प्लेस लिखते थे, प्लस एक हिस्टोरियन थे जो कि हिस्ट्री के बारे में डिटेल एनालिसिस करते थे. Many of his works remain classics of both English language literature and of Scottish literature. So इनके काफ़ी सारी जो इनकी जो writings हैं वो English literature और Scottish literature में classic मानी जाती हैं. Some of his most famous works include Ivanhoe Rob Roy, The Lady of the Lake, Waverley and The Bride of Lammermoor. He is arguably known for creating a new literary BM, the हिस्टोरिकल नॉवल. मतलब इन्होंने एक पूरा लिटरेरी जॉनरा क्रिएट किया था और उसको क्या बोलते हैं? द हिस्टोरिकल नॉवल, जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताया जाता था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोम. Breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, This is my own, my native land, whose heart hath never within him burned. So breathes there the man, एक ऐसा आदमी है, ऐसे आदमी के बारे में बात हो रही है जिसकी सोल जो है वो मर चुकी है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं से कहीं तक कुछ पेट्रियोटिज्म नहीं हो. वो जो है सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक जीवन जी रहा है और मटेरियलिस्टिक जीवन जीते जीते ही वो मर जाएगा. सो ब्रीथ्स देयर मैन मतलब एक ऐसे आदमी जो जिंदा हैं, जिनकी सोल मर चुकी है. हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, जिन्होंने अपने आप से कभी नहीं कहा दिस इज माई ओन, माई नेटिव लैंड, ये मेरी कंट्री है, ये मेरा प्राइड है, ये मेरा दिस इज माई नेशन, जिन्होंने कभी नहीं कहा. Whose heart hath never within him burned, जिसका जो दिल है वो कभी भी जला नहीं है. Now here the poet is talking about the time where we were not independent. जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर रूल कर, मतलब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, उस वक्त ऐसे बहुत सारे लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ
सेल्फिश होके अपने बारे में सोच रहे थे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द कंट्री। ये उनसे बोल रहे हैं जिनका दिल कभी जला नहीं, कि जो कोई कुछ लोग हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं जो हम पे आके जो है हम पे रूल कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। As home his footsteps he hath turned, from wandering on a foreign strand, if such there breathe, go mark him well, for him no minstrel raptures swell। यहाँ वो बोल रहे हैं as home his footsteps he hath turned, मतलब उसने अपने घर से जो है अपने footsteps जो हैं दूसरी तरफ मोड़ लिए हैं। फ्रॉम वैंडरिंग ऑन अ फॉरेन स्ट्रैंड, वो जो है फॉरेन लैंड्स में जाके वॉन्डर कर रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है। इफ सच देयर ब्रीथ गो मार्क हिम वेल, अब ऐसा कोई अगर इंसान है वहाँ पे, गो मार्क हिम वेल मतलब टेक नोट ऑफ हिम, ऐसे इंसान को जाके देखो। फॉर हिम नो मिन्स्ट्रेल रैप्चर स्वेल, मतलब नो म्यूजिशियंस विल सिंग सॉन्ग्स इन हिज प्रेज ऑफ हिज ब्रेव डीड्स। ऐसे लोग जो यहाँ से जाके मतलब किसी फॉरेन लैंड में शिफ्ट हो गए हैं, या कोई जो लोग हैं जिन लोगों को अपने देश से कोई मतलब नहीं है, जिनके अंदर कोई पेट्रियाटिज्म की फीलिंग नहीं है, ऐसे लोगों को वो बोल रहा है कि अगर आपको कहीं दिखे ना, उनको अच्छे से नोट करना, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कभी कोई जो है जो मतलब ब्रेवरी के पोम्स नहीं गाएगा, सॉन्ग सिंग नहीं करेगा, कोई उसको जानेगा भी नहीं, वो पैदा होगा वो मर जाएगा, लेकिन नोबडी विल एवर रिस्पेक्ट द पर्सन। हाई दो हिज टाइटल्स, प्राउड हिज नेम, boundless his wealth as wish can claim, despite those titles power and pelf, the wretch concentrated all in self। Now here the poet is saying high though his titles, हो सकता है वो बड़े बड़े टाइटल्स हो, मतलब वो जो हो बहुत बड़ी रैंक हो या बहुत बड़ी पोजीशन हो उसकी सोसाइटी में। प्राउड हिज नेम, मतलब वो अपने नाम के लिए बहुत प्राउड हो, क्यों? क्योंकि उसका इतना बड़ा नाम है सोसाइटी में। बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विश कैन क्लेम, जितना वो विश करे उससे भी ज़्यादा उसके पास पैसा है। बाउंडलेस है मतलब लिमिटलेस पैसा है अगर उसके पास, लिमिटलेस पावर है। डिस्पाइट दो टाइटल्स पावर एंड पेल्ट, मतलब उन टाइटल्स के, मतलब वो जो है इतनी बड़ी रैंक, वो इतना बड़ा रैंक होल्डर है सोसाइटी में, तो उस रैंक के होने के बावजूद, उस पावर के होने के बावजूद, उस मनी के होने के बावजूद भी, विच इज़ गेन्ड इन अ डिसऑनेस्ट वे, जो उसने सिर्फ शायद अपने ही लोगों को दबा के जो है वो पैसा कमाया है, या दूसरों के सामने गिर के वो पैसा कमाया है, तो उसने ये जो पैसा कमाया हुआ है, despite of all these things, the wretch concentrated all in self। The wretch, now the poet is abusing such a person, calling him a wretch, someone who does not deserve respect। A wretch means a person who does not deserve any respect, so he is calling such a person a wretch who is all only and only thinking about himself। He is a self-centered person, a selfish person who doesn't think about anything apart from himself। उसके लिए what is my title, what is how much money do I have, how much pleasure am I living with, मेरे पास कितने comforts हैं, कितने लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, he is only thinking about that, he is not thinking about anything apart from that। Such a person is known as a wretch। Living shall forfeit fair renown, and doubly dying shall go down to the wild dust from whence he sprung, unwept, unhonored and unsung। लिविंग शेल forfeit fair renown। सो इधर वो क्या बोल रहे हैं, लिविंग ऐसा इंसान जो जिंदा है, शेल forfeit मीन्स शेल लूज द गुड रेपुटेशन एंड फेम। ऐसे इंसान जो है उसका नाम, उसका इतना बड़ा रुतबा, उसका इतनी बड़ी रैंक, वो सब कुछ इंसान जो है भूल जाता है। ऐसे इंसान को कोई याद नहीं रखता। एंड डबली डाइंग शेल गो डाउन, ऐसे लोग डबल डाई करते हैं, मतलब दो बार मरते हैं। एक तो जब वो फिजिकली मर जाते हैं, एक जब लोग उन्हें भूल जाते हैं। आज भी हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, या जिन लोगों ने ट्रेटर्स की तरह एक्ट किया, जिन लोगों ने अपने ही लोगों को धोखा दिया, उन लोगों को कोई याद नहीं करता। वो लोग दो बार मरते हैं, एक जब वो फिजिकली मर जाते हैं, एक जब इस दुनिया से उनका नाम चला जाता है। To the wild dust from whence he sprung, unwept, unhonored and unsung। जब वो ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं मरने के बाद, फ्रॉम वेयर ही स्प्रंग, जहाँ से वो आया है, मतलब हम सब लोग इस धरती से ही आए हैं, वहीं पे जाके हमें मिल जाना है, चाहे इफ़ वी आर बरीड और इफ़ वी आर बर्न्ड, किसी भी तरीके से। तो जहाँ से वो आया था वहीं जब वो राख में मिल जाता है, उस मिट्टी में जब वो मिल जाता है,
कोई ना उसके लिए रोता है, ना उसको ऑनर करता है, ना उसको सेलिब्रेट करता है, ना प्रेज करता है। ऐसे आदमी के लिए कोई नहीं रोता, ऐसे आदमी को कोई ऑनर नहीं करता, ऐसे आदमी के लिए कोई गाने नहीं गाता, कोई उसको प्रेज नहीं करता। So that was the poem. Basically, it's a poem where the poet is showing a lot of contempt for people who are not patriotic, who are not returning the nation, you know, any favor that the nation has done for you. उन्होंने आपको रहने की एक जगह दी है, इस नेशन ने आपको रहने की एक जगह दी है, इस नेशन ने आपको रिस्पेक्ट दिया है, एक नाम दिया है, and you have to pay back. You have to pay back by being loyal, by being faithful. So जो लोग ऐसा नहीं करते उनको वो कंटेम्प्ट की नज़र से देख रहा है. Now here let's quickly see the summary of this poem. My native land is a typical Derosian. अब ये Derosian poem है. Derosian word आपको जानना बहुत ज़रूरी है. The young Bengal was a group of Bengali. So जब हम अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे तो बंगाल जो था वो बहुत, मतलब उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था. तो उन्होंने वहाँ पे एक यंग बंगाल, एक ग्रुप था सारे बंगाली फ्री थिंकर्स का, मतलब जो लोग फ्री थिंकर्स थे, जिनको कोई जो है मतलब फोर्स नहीं कर सकता था, इमर्जिंग फ्रॉम हिंदू कॉलेज कोलकाता. सो कोलकाता का जो हिंदू कॉलेज है वहाँ पे द यंग बंगाल ऐसा एक ग्रुप बना था जहाँ पे बंगाली फ्री थिंकर्स थे. दे वर ऑल्सो नोन एज डेरोजियंस. उनको डेरोजियन भी कहा जाता था क्योंकि उनके जो टीचर थे हिंदू कॉलेज में, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जिनके अंडर में वो थे, जिनके अंडर में वो बहुत कुछ सीख रहे थे. तो डेरोजियो के जैसे कि होता है कि जैसे आप डीपीएस में पढ़ते हो तो आपको डिप्साइड्स कहा जाता है, कार्मल में पढ़ते हो आपको कार्मलाइट्स कहा जाता है. सिमिलरली वो डेरोजियो के स्टूडेंट्स थे, इसीलिए एक्सक्यूज मी, वो डेरोजियो को फॉलो करते थे, इसलिए उनको डेरोजियंस कहा जाता था. So now My Native Land is a typical Derosian poem in its theme and style. वो अपनी थीम में, अपनी स्टाइल में एक टिपिकल डेरोजियन पोम है. The poem laments. लेमेंस का मतलब है जहाँ पे आप अपना ग्रीफ, अपना दुख, अपना पेन, अपना सॉरो शो कर रहे हो. द डिग्रेडेशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ अ स्लेवरी टू द ब्रिटिश एंड सीक्स टू रीगेन इंडियाज लॉस ग्लोरी एंड रेवरेंस. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इंडिया जो है ब्रिटिश के अंडर में जब वो स्लेव थी तो किस तरीके से उसको डिग्रेड कर दिया गया था, उसको डीवैल्यू कर दिया गया था, और वो चाह रहे हैं कि इंडिया अपनी वापस ग्लोरी जो है उसको रीगेन कर सके. The poet Walter Scott underlines the feelings of patriotism and belonging to one's country and comments that anyone who has not felt proud about his country and called it his native land is a man with a dead soul. यहाँ पे जो हमारे पोएट वॉल्टर स्कॉट हैं वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे वो फीलिंग्स ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड एक कंट्री से जो आपका कनेक्ट होता है उसके बारे में बता रहे हैं. वो कमेंट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा आदमी जिसने अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील नहीं करा या उसको ये मेरा नेटिव लैंड है ये नहीं कहा, ऐसा आदमी एक डेड सोल के साथ आया है. Such a person must be marked well. ऐसे आदमी को गौर से देखना चाहिए. The poem My Native Land hints that one should have for one's own country. Hints at the patriotism. उस पेट्रियोटिज्म को हिंट करता है जो आपके लिए, आपके देश, मतलब आपके अंदर आपके देश के लिए होना चाहिए. इट सेज हाउ अ मैन डिस्क्राइब्स हिज कंट्री ऑन रिटर्न फ्रॉम अ फॉरेन लैंड. जब आप एक फॉरेन लैंड से रिटर्न कर रहे हो तो आप अपनी कंट्री को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो. द मैन स्वेल्स विद प्राइड एज ही सेट्स फुट इनटू हिज नेटिव लैंड. आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए जब आप अपने खुद के देश में आते हो. देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेन लैंड दैट ही वाज इन. आपको जिस भी फॉरेन लैंड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. आप वापस आ गए हो ना, तो दिस इज योर नेटिव लैंड एंड दिस इज वेयर यू शुड फील प्राउड इन. A person must feel happy and excited deep in his heart when he returns to his country. जब आप अपनी कंट्री में वापस आते हो तो ये नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो अरे यहाँ कितनी धूल है, अरे यहाँ पे कितनी गंदगी है, अरे यहाँ की सड़कें कैसी हैं, अरे यहाँ के लोग कैसे हैं. नहीं, आप अपनी कंट्री में आए हो, you have to feel a lot of pride in it. If he does not feel a sense of loyalty, he is as good as dead. और अगर वो लॉयल फील नहीं कर रहा है तो वो एक मुर्दा इंसान की तरह है.
Such a person will not be respected by his fellow men even if he has titles worth being proud of listed after his name. ऐसे इंसान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा इवन इफ उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पावर है और एक सोसाइटी में बहुत बड़ी रैंक है या बहुत बड़ा टाइटल है. He will be considered a wretch. उसको एक wretch ही कहा जाएगा जिसकी आप कोई रिस्पेक्ट नहीं करते. And his end will be below the same soil that he was born on. और उसका जो end है मतलब उसकी जो मौत होगी वो कहाँ होगी? उसी soil में होगी जहाँ पे वो पैदा हुआ था. इसीलिए a person should always love his country. A person should have the patriotism inside. Why? Because this particular land has given you the place to be. To place to live, you have to respect your country. Now, done with the summary. अब आते हैं हम question answers पे. So, answer these questions. Breathes there the man with soul so dead. Who possesses such a soul? ऐसा soul किसके पास होता है? What quality is missing in this person? A person who does not selflessly sacrifice for his own country. एक ऐसा इंसान जो अपनी country के लिए selflessly sacrifice नहीं करता, उसका he possesses soul which is almost dead. उसका ऐसा soul होता है जो almost dead होता है. The sense of belonging to a nation or patriotism is missing in this person. जो sense of belonging होती है, connect होता है अपने nation के साथ, वही इस person में missing है. Okay? What do you think it means to have a soul so dead? क्या मतलब है इस चीज़ का कि आपकी soul जो है मर चुकी है? A person must feel a sense of pride and excitement in his heart when he returns to his own country. एक जो person है उसके अंदर बहुत ज़्यादा pride होना चाहिए, एक excitement होना चाहिए जब वो अपनी country में वापस आ रहा है. If he does not feel a sense of loyalty or belongingness to the country, he is as good as dead. अगर उसके अंदर वो excitement नहीं है, वो loyalty नहीं है, वो belongingness नहीं है, तो he is as good as dead. मतलब वो एक मरा हुआ soul का जैसा आदमी है. What does the man feel as he comes home from his travels in foreign countries? ये जो man है वो कैसा feel करता है जब वो travel करके अपनी foreign countries से वापस आता है अपनी own country में? The poet imagines a man who does not feel a sense of belonging to his country. Poet ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा है जिसको जब वो वापस आया तो उसे कोई feeling ही नहीं आ रही है. When the man returns home from his travel in foreign countries, he feels no pride or excitement. जब ये वापस आया है उसके अंदर कोई pride नहीं है that he is back to his country, कोई excitement नहीं है. His money and power lures him and he strives to return to the foreign land for his power and riches. उसका जो money है, उसका जो power है वो उसको अपनी तरफ tempt कर रहा है और उसको वापस जाना है. He strives to return. Why? Because there he can earn a lot of money. वो वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, वो उस power को चाहता है, उस loyal, उस name को चाहता है, उस title को चाहता है, लेकिन उसको यहाँ अपने देश से ना कोई pride है, ना excitement है, ना belongingness है. Okay, next question is, according to the speaker, what is of more value? The man's wealth and power or his devotion to his nation? Which lines tell us this? So, आप स्पीकर के हिसाब से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका एक बहुत बड़ा टाइटल होना, पावर होना, या आपके पास जो है बहुत सारा पैसा होना, या अपनी कंट्री के लिए डिवोशन होना? So according to the speaker, the man's devotion to his nation is of more value than his wealth and power. आपकी कंट्री के लिए जो आपका डिवोशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है as compared to your wealth and power. कौन सी लाइन है जो ये हमें बता रही है? His high though his titles, proud his name, boundless his wealth as wish can came, despite those titles, power and pelf, the wretch concentrated all in self. Living shall forfeit fair renown, and doubly dying shall go down to the wild dust from whence he sprung, unwept, unhonored and unsung tells us this. So ये जो lines हैं ये बताती हैं कि आपके पास कितना भी power हो, कितना भी money हो, कितना भी बड़ा title हो, but if you are not devoted to your country, then it is all meaningless. Okay? Do you agree with the speaker? Why or why not? क्या तुम्हें लगता है ये सही बोल रहे हैं वो कि आपके पास कितना भी पावर है लेकिन अगर आप पेट्रियोटिक नहीं हो, अगर आपकी कंट्री के लिए आपके अंदर प्राइड नहीं है तो फिर इट इज मीनिंगलेस? यस, I completely agree with the poet because if one does not have any feeling of patriotism or loyalty for his motherland, he is as good as dead. Such a person is never ready to fight for his country if need arises and does not think what is good for his country.
आई कम्प्लीटली अग्री विद द पोइट, मतलब मैं पोइट से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग नहीं है या अपनी मदरलैंड के लिए लॉयल्टी नहीं है, तो ऐसा इंसान जो है एक मरे हुए इंसान की तरह है। ऐसा इंसान ज़रूरत पड़ने पे कभी भी अपनी कंट्री के लिए फाइट करने के लिए तैयार नहीं होगा, और वो कभी भी उसके भले के बारे में नहीं सोचेगा। He should not be respected even if he has a lot of money and power with him. उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसको रिस्पेक्ट करना ही नहीं चाहिए, इवन इफ उसके पास बहुत बड़ा टाइटल है, पैसा है, पावर है। एज ट्रू रिनाउन इज अचीव्ड ओनली व्हेन वन हैज लिव्ड ऑल हिज लाइफ फॉर हिज नेटिव लैंड। क्योंकि सच्चाई मतलब सच्ची फेम जो है, ट्रू रिनाउन मतलब सच्ची फेम सिर्फ तब आती है जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अपने लैंड के लिए सेक्रीफाइस कर देते हो, अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस कर देते हो। यू लिव फॉर योर लैंड। Now, which line from the poem tells us that the man is selfish? Why is he considered so? कौन सी लाइन है जो हमें बताती है कि जो आदमी है ये बहुत सेल्फिश है? The line, the wretch concentrated all in self, tells us that the poet considers the man to be selfish. अब ये जो लाइन है, the wretch concentrated all in self, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, यही लाइन हमको बता रही है कि जो आदमी है वो पोएट उसे सेल्फिश मान रहा है। क्यों वो उसको सेल्फिश मान रहा है? ही इज कंसिडर्ड सो बिकॉज ही इज अनेबल टू लव हिज ओन कंट्री, क्योंकि वो खुद की ही कंट्री को प्यार नहीं कर पा रहा है। ही इज सो इन्वेस्टेड इन हिमसेल्फ, वो अपने अंदर इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश हो चुका है, दैट ही डज नॉट फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू हिज ओन कंट्री, कि उसको अपनी कंट्री से कोई बिलोंगिंगनेस फील ही नहीं हो रही है। When he returns from a foreign land, जब वो एक फॉरेन लैंड से आ रहा है तो उसको अपनी कंट्री से ना कोई लॉयल्टी फील हो रही है, ना बिलोंगिंगनेस फील हो रही है, ना प्राइड फील हो रहा है। इसीलिए ही इज सेइंग दैट ही इज कॉलिंग हिम अ सेल्फिश पर्सन, क्योंकि ही इज ओनली इन्वेस्टेड इन हिमसेल्फ। And doubly dying shall go down. According to the speaker, the man does not die only a physical death. What is the other kind of death he experiences? तो ये जो doubly dying बोल रहे हैं, एक तो होता है physical death जहाँ पे आपकी बॉडी मर जाती है, तो यहाँ पे second type of death क्या है? The poet talks about a dual death, physical death and the death of a soul. एक तो आपकी physical death होती है, दूसरी आपकी soul मर जाती है। A man who is unpatriotic towards his native land has a dead soul. जो एक इंसान जो unpatriotic है अपने नेटिव लैंड के लिए, उसकी सोल भी मर जाती है। He might accumulate wealth from his trips, no worth. मतलब वो उसके पास बहुत पैसा होगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। In your opinion, is one death worse than the other? क्या ये जो डेथ है जहाँ पे आपकी सोल मर जाती है वो फिजिकल डेथ से वर्स है? यस, फिजिकल डेथ इज इनएविटेबल। देखो फिजिकल डेथ तो होगा, मैन इज मोर्टल, मैन इज नॉट इमोर्टल, जो आया है यहाँ पे उसको मरना तो है। तो फिजिकल डेथ जो है आप उसको रोक नहीं सकते, इनएविटेबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसे आप रोक नहीं सकते। इट इज द डेथ ऑफ वन सोल विच इज मोर पैथेटिक देन अ फिजिकल डेथ। आपकी जो सोल अगर डेड हो जाती है ना, तो ये फिजिकल डेथ से भी ज्यादा पैथेटिक है। इट मीन्स दैट द पर्सन इज अलाइव बट इन वेन। इसका मतलब क्या है कि पर्सन जिंदा तो है लेकिन इन वेन। What happens to the man as he lives? Are there consequences in life to his actions? Which lines tell us this? मतलब what happens to the man as he lives? तो जब वो इंसान जब जिंदा रहता है तो क्या होता है? क्या उसकी लाइफ में जो वो एक्शंस ले रहा है इसका कुछ रिजल्ट होता है? कौन सी लाइन है जो हमें ये बता रही है? If he doesn't suffer a physical death, the man will cease to have good reputation and fame. अगर वो उसको अगर जब तक वो डेथ नहीं है, जब तक उसकी फिजिकली डेथ नहीं होती है, सो मैन उसकी कोई अच्छी ना रेपुटेशन रहेगी ना उसको फेम मिलेगा, अनलेस ही फील्स अ बर्निंग लव फॉर हिज ओन कंट्री। जब तक उसके अंदर अपनी कंट्री के लिए वो बर्निंग लव नहीं होगा तो ना कोई उसको रिस्पेक्ट करेगा, ना उसे कोई रेपुटेशन मिलेगी, ना उसको फेम मिलेगी। His demise will not be one of valor and or glory. उसका जो डिमाइस होगा, उसकी जो डेथ होगी, उस पर कोई नहीं रोएगा, उस पर कोई ब्रेवरी की बात नहीं करेगा। He will be left uncelebrated no matter how much money he saves all through his life. उसके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़ा टाइटल हो, he will not be celebrated. उसको कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, उसके लिए कोई जो है देशभक्ति के गाने नहीं गाएगा, उसके लिए कोई रोएगा भी नहीं। कौन सी लाइन्स हैं जो हमें ये बताती हैं? लिविंग शैल forfeit fair renown and doubly dying shall go down to the wild dust from whence he sprung, unwept, unhonored
एंड अनसंग। ये लाइन्स हैं जो हमें बताती हैं कि उसकी लाइफ का मतलब जो उसने एक्शंस लिए हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रिजल्ट होगा। What is the man's fate after death? How do we know? तो डेथ के बाद क्या होता है उसके साथ और हमें कैसे पता है? When he dies, he will go to the useless dust from where he was born. तो जब वो मर जाएगा तो वो उसी मिट्टी में मिल जाएगा जहां से वो पैदा हुआ था। After his death, no one will sing from him. कोई उसके लिए गाएगा नहीं या उसको ऑनर करेगा। The lines and doubly dying shall go down to the wild dust from whence he sprung tells us this. और कौन सी लाइन है जो हमें ये बताती है? And doubly dying shall go down to the wild dust जहां से वो आया था। Next है, do you think this is a just punishment? Why or why not? एक ऐसा इंसान जिसके अंदर अपनी मदरलैंड के लिए, अपने नेटिव लैंड के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है, उसके लिए सही है ना उसके लिए कोई रोता है, ना उसको कोई रिस्पेक्ट करता है, ना उसको कोई सेलिब्रेट करता है, ना उसके लिए कोई गाने गाता है। क्या ये सही पनिशमेंट है? यस, the punishment is justified. Why? Because when a person does not love his own homeland, जब उसको अपनी ही कंट्री को प्यार नहीं करता, the land of his forefathers, जहाँ पे उसके पूर्वज रहा करते थे, he is definitely a hard-hearted and selfish man. वो एक पत्थर दिल और एक selfish इंसान है, and is already dead of soul, और उसकी soul already मर चुकी है. He does not deserve to be respected even after his death. उसको उसकी मौत के बाद भी respect वो deserve नहीं करता है. Clear? Breathes there the man with soul so dead. References to a person's soul are usually found in religious writings. Can you find more such usages in the poem? Does this tell us that the speaker's love for his country was as strong as devotion to God? अब जब हम soul की बात करते हैं, हम आत्मा की बात करते हैं, ये सारी बातें हम usually religious way में करते हैं, ठीक है, धार्मिक way में करते हैं। तो यहाँ पे क्या आप कह सकते हो कि पोएट जो है वो अपनी कंट्री के लिए इतना डिवोटेड है जितना हम भगवान के लिए होते हैं? और कौन सी लाइन्स हैं जो ये बताती हैं? द wretch concentrated all in self, living shall forfeit fair renown, and doubly dying shall go down to the wild dust from whence he sprung. अब ये जो लाइन है, तुम मिट्टी से आए हो तो मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी हमें हमारा धर्म बताता है। द wretch, वो उसको wretch कह रहा है क्योंकि वो सिर्फ अपने आप में पूरा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। Unwept, unhonored and unsung. तो ये जो लाइन से above depict a person being punished for his inability to love his own native land. ये जो ऊपर की लाइन से ये बताती हैं कि एक इंसान जो है उसको इस तरीके से पनिश किया जाता है जो अपने मतलब मदरलैंड से प्यार नहीं करता। Parallels can be drawn to the concept of sin elaborated in religious text. अब ये क्या है? जहाँ पे वो बता रहा है कि उसको ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये उसके लिए एक तरीके से उसका अपराध है, उसका सिन है। तो ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट से भी आप ऐसे ही पैरल्स ड्रॉ कर सकते हो। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ नॉट लविंग योर कंट्री इज सिंफुल। जैसे कि हमें बोलते हैं कि ये करोगे आपको पाप पड़ेगा, भगवान आपको पाप देंगे, तो ये ऑलमोस्ट सिंफुल है। The words shall go down might have a biblical reference of going to hell and suffering the agonies therein. So you know shall go down का आप बाइबल से रेफरेंस ले सकते हो कि shall go down का मतलब है he'll go to hell. This shows how profound the poet's patriotism was. ये हमें बताता है कि पोएट का जो पेट्रियोटिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेलिंग टू लव हिज ओन कंट्री वॉज इक्वलेंट टू अ सिन इन द पोएट्स आइज। और पोएट की नज़रों में अगर आप अपनी कंट्री से प्यार नहीं कर सकते तो वो अपने आप में एक पाप के बराबर है। इट वॉज एज इफ सर्विंग वंस ओन कंट्री वॉज इक्वल टू सर्विंग गॉड। और उनके लिए अपनी कंट्री को सर्व करना, अपनी कंट्री के लिए मर मिटना वॉज इक्वलेंट टू सर्विंग टू गॉड। क्लियर? नेक्स्ट है, रीड दिस सेंटेंस, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड। इसमें टोटल जो है इट हैज़ 8 syllables टोटली, आउट ऑफ विच द 4 हाईलाइटेड वंस आर स्ट्रेस्ड। जिसमें से जो 4 हाईलाइटेड वंस हैं, जैसे कि ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, सोल सो डेड। क्या इससे ये इसमें सोल सो डेड ये एक रिदम दे रहा है? यस, देयर इज अ रिदम। कैन यू फाइंड 2 other लाइन्स इन द पोम जिसमें एक सिमिलर बीट है? So the 2 other lines are, whose heart hath never within him burned, and for him no minstrel raptures swell. So ये 2 lines है जिसमें एक common beat है। Next question है, what do you think is the tone of the poem? What words from the poem make you think so? कैसी है tone? Preachy और philosophical है, पैशनेट और इंस्पायरिंग है, एंग्री और अग्रेसिव है। कैसी टोन लग रही है? इसकी टोन है एंग्री और अग्रेसिव। ओके,
क्योंकि जो वर्ड्स हैं रिच वर्ड यूज़ किया हुआ है, बर्न वर्ड यूज़ किया हुआ है, अनसंग और यू नो जितने भी आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं जहाँ पे आप अपना अग्रेशन शो कर रहे हो, पोएट जो अपना अग्रेशन शो कर रहा है वही है जो इसको एंग्री और अग्रेसिव बनाते हैं. नेक्स्ट इज, what do you think possibly inspired the poet to write the poem? Do you think he was reacting to something that was going on in his country? What do you think are the feelings he wanted to evoke in his readers? क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि पोम जो है उसने ऐसी पोएट ने ऐसी पोम क्यों लिखी होगी और क्या उस वक्त उसकी कंट्री में कुछ हो रहा था जिसकी वजह से उसने रिएक्ट किया है और इससे जो रीडर्स के अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं. सो एंग्री एंड अग्रेसिव एंड डबली डाइंग. सो एंग्री एंड अग्रेसिव यही है आपका टोन. तो ये जो वर्ड्स हैं, एंड डबली डाइंग शेल गो डाउन टू द वाइल्ड अर्थ फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग अनवेप्ट अनऑनर्ड एंड अनसंग, ये लाइन्स हैं जो बताती हैं कि ये एंग्री और अग्रेसिव टोन है. सर वॉल्टर स्कॉट्स पोएम इज डिजाइन टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस नेटिव लैंड. सर वॉल्टर स्कॉट की जो पोम है वो किस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आप अपने जहाँ पे आप अपने नेटिव लैंड को डिस्कस कर रहे हो. द पोम देन एक्सप्लोर्स द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन वन इज स्ट्रिप्ड ऑफ लैंड एंड आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद इट. सो यहाँ पोम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इम्प्लीकेशंस बता रहे हैं वो कि क्या होता है जब आपके अंदर से आपका देश हटा दिया जाए, आपका नाम हटा दिया जाए, आपकी आइडेंटिटी हटा दी जाए. Being a native of Scotland, perhaps this is some personal reflection. ये अब स्कॉटलैंड से थे, so हो सकता है कुछ personal reflection हो addressing the loss of one's home or the absence of it through war and political strife. मतलब हो सकता है उस वक्त कोई वॉर चल रहा हो या कुछ पॉलिटिकल इशू हो जिसकी वजह से वो अपने घर से दूर हो एंड वो ये चीज़ फील कर रहे हो. He wishes to evoke a sense of pride and love for one's own country in his readers. और वो अपनी रीडर्स में क्या फीलिंग डालना चाहते हैं? A sense of pride and love for your country. So do we love our country? Yes, we do love our country. So thank you so much. We are done with this particular poem as well. So we have done with the explanation, summary, question answers. I'm going to see you soon in my next video where we are going to start with the 10th unit. Okay? So take care of yourself. Be good. You can visit all our videos on our website magnetbrains.com. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा instead of finding it on YouTube. So now this is rather better. Again, so at Magnet Brains, here we are providing you with free education and that too the best content possible. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye.